हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि यार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें और आप और हम हमेशा साथ साथ बने रहें। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ऑफ ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी जो ऐसे वीडियोस हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। आप चैनल पर विजिट कर लीजिए, आपको सारे वीडियोस ईजिली मिल जाएंगे। ओके, तो ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं क्या कुछ बातें हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन मैं बोल रही हूँ कि लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं, जो कि भाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो देखते हैं। फर्स्ट थिंग यार, मैं आपसे बात कर लूँ कि कोहलबर्ग का ये जो नैतिक विकास है, ठीक है, नैतिक विकास के बारे में यहाँ पूरी थ्योरी बात करेंगे हम कि क्या कुछ बातें बोली हैं कोहलबर्ग ने, लेकिन हम यहाँ कोहलबर्ग के बारे में कुछ बातें जान लें, जिससे थोड़ा सॉलिड रहेगा, आपको याद अच्छे तरीके से होगा। कोहलबर्ग का पूरा नाम क्या रहा है भाई? लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है। एंड ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑब्वियसली इंडिया के तो नहीं ही रहे होंगे। ओके, तो ये बिलोंग करते थे न्यूयॉर्क, अमेरिका की सिटी से। ओके, एंड बात कर लें इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1927 में एंड 1987 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये कुछ बातें रही हैं जो कि कोहलबर्ग से रिलेटेड रही हैं। अब बात करते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या कुछ बातें रही हैं। एंड अगेन बोल रही हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो सारे पॉइंट आते हैं उन्हें नोट डाउन करिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो भी बातें होंगी सारे की पॉइंट्स होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बार बार बातें बोल रही हूँ, सो सीरियस लीजिएगा। ओके, तो नैतिकता का सिद्धांत, या फिर आप इसे नैतिक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हो। नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत। ओके, बातें ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ऑफ सब इंपॉर्टेंट है भाई। क्या क्या बातें बोली गई? नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था भाई? कोहलबर्ग ने दिया था। ओके, एंड ये जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, कौन? लॉरेंस कोहलबर्ग। इनका जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये एक्चुअली बेस्ड था किस पे? जीन पियाजे का जो सिद्धांत था, किसका? मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो था, जीन पियाजे ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था ना, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने। हम पीछे बात कर चुके हैं भाई जीन पियाजे के बारे में, तो जीन पियाजे से बातें जो रिलेटेड हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी थी, जो प्रिंसिपल दिया था, वो एक्चुअली बेस्ड था जीन पियाजे के प्रिंसिपल पे। ओके, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये अपना प्रिंसिपल कब दिया था? 1958 में दिया था। याद कर लीजिए अच्छे से। फिलहाल ठीक है, बात कर लेते हैं जीन पियाजे, अब मिले हैं तो जीन पियाजे के बारे में भी बात कर लेते हैं। जीन पियाजे ने अपना मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत दिया था 1932 में। याद कर लीजिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कब दिया था? 1958 में, और जीन पियाजे ने 1932 में दिया था। ऑब्वियसली पहले ही दिए होंगे, तभी तो लॉरेंस कोहलबर्ग का ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे के सिद्धांत पे बेस्ड था, है ना, तो ऑब्वियसली पहले ही दिए रहे होंगे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत, स्विस मनोवैज्ञानिक, तो ये भी याद कर लीजिएगा। बातें वैसे हो ही चुकी हैं लास्ट वीडियो में। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विस के। जीन पियाजे के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का मूल रूपांतर है इनके सिद्धांत पे बातें। इनकी ये जो कोहलबर्ग हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत पे इनकी ये बातें बेस्ड थी, नैतिक विकास के सिद्धांत वाली। ओके, बातें बार बार बोली जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ सब क्लियर होगा। नैतिक विकास का सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, नैतिक मोरालिटी जिसे आप कहते हैं, ये एक्चुअली है क्या? व्यवहार। ये जो मोरालिटी होती है, नैतिक व्यवहार जो होता है, ये एक्चुअली जन्मजात नहीं होता है, बाय बर्थ नहीं होता है। इसे अपने इन्वायरमेंट से सीखा जाता है, अपने सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है, या इसे एक्वायर किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, अर्जित किया जाता है। तो अच्छा, नैतिकता है क्या? नैतिकता, जैसे यहाँ पे आप मोरालिटी देख रहे हो, देखो मोरालिटी एक्चुअली है क्या? जिससे इंसान ये समझ पाए कि क्या कुछ बातें गलत हैं, क्या सही है,
किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा व्यवहार सही होगा, कौन सा व्यवहार गलत होगा, ये सारी बातें। ओके, तो ये जो नैतिकता है या अनैतिक कार्य जो है, जो भी कोई कार्य नैतिक है या अनैतिक है, मोरल है या फिर कैसा है, बच्चा उसे अपने सामाजिक परिवेश से सीखता है। यही बातें बोली थी लॉरेंस कोहलबर्ग ने। हाँ, हम बातें यहाँ पे ये कर रहे थे कि ये नैतिकता है क्या, नैतिकता है क्या। तो यहाँ पे पहली बात तो जैसे आप रख ले तो भाई सच बोलना, दूसरों की सहायता करना, चोरी न करना, जीवों से प्रेम करना, ये सब किस में कंसीडर किए जाते हैं, नैतिकता में। ये सब क्या है, मोरालिटी है क्या, चोरी ना करना, जीवों से प्रेम करना, सदाचार की भावना होना, ओके, एंड दूसरों की सहायता करना, ये सब क्या है, नैतिकता है। नैतिकता मतलब वही है ना, जैसे मैंने बातें की कि जिससे आप सही गलत का अंतर कर सको भाई। और हम मोरालिटी को वैल्यू ऑफ लाइफ में भी कंसीडर कर लेते हैं, एज यू नो। इसे हम लाइफ वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, लाइफ की वैल्यूज में, मूल्य में कन्वर्ट करते हैं। जीवन के मूल्य हैं ये हमारे, क्या हमारे जीवन के मूल्य क्या है, सच बोलना, चोरी ना करना, सदाचार की भावना होना, दूसरों की हेल्प करना, ये सब हमारे जीवन के मूल्य हैं। तो यहाँ पे अब बातें करते हैं नैतिकता से ही रिलेटेड कुछ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही ये स्टोरी क्रिएट की थी, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हिंज की ही कहानी है, मतलब यूरोप का एक व्यक्ति है। ओके, तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही ये कहानी एक्चुअली बताई थी। तो बातें करते हैं। देखो ये हैं, कौन है ये हैं हिंज। ये कहाँ के रहने वाले हैं, यूरोप के निवासी हैं। तो इनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एक कोई डेडली डिजीज़ हो जाती है इनकी वाइफ को। ओके, तो डॉक्टर बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन है जो कि इनकी वाइफ की जान बचा सकती थी। ओके, तो डॉक्टर इनको सजेस्ट करते हैं कि हाँ, यहाँ तुमको ये दवा मिल जाएगी और जो शॉपकीपर है वही ये दवा बनाया है, तो तुम जाके ले सकते हो। तो ये जो इंसान है हिंज वहाँ जाते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि भाई दवा तो बहुत महंगी है, जो कि इनके बजट से बाहर होती है। तो हिंज फिर किसी तरह मतलब उधार पैसा लेते, अपना कर्ज वर्ज लेते हैं। तो फिर शॉपकीपर के पास जाते हैं कि भाई तुम ये दवा हमको दे दो। तो वो दुकान वाला बोलता है कि नहीं भाई, ये तो मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ 50% ही है। तो हिंज बोलते हैं कि ठीक है, तुम हमको 50% पे ही दे दो, बाकी के सारे पैसे मैं तुमको बाद में दे दूंगा। देखो यार, कहानी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनिएगा, बिकॉज ऑफ अभी कोहलबर्ग यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ओके, तो दुकान वाला बोलता है कि भाई मैं ये दवा आपको नहीं दूंगा, बिकॉज ऑफ मैंने इसमें अपना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया, इतना टाइम लगाया, इतना पैसा लगाया, एवरीथिंग। तो वो दवा नहीं देता है हिंज को कुल मिला के। तो हिंज वापस आके ऐसे निराश बैठ के सोच रहा होता है कि भाई अब क्या किया जाए। ओके, दवा तो मिलनी नहीं है ऐसे 50% दाम पे। ओके, और इसकी वाइफ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि डॉक्टर बोले हैं कि वही एक दवा बचा सकती है तुम्हारी वाइफ की जान, अदरवाइज नहीं। तो हिंज सोचता है कि क्यों ना दवा चोरी कर ली जाए। तो हिंज ऐसे बैठ के सोचता है, फिर इसका दिमाग ऐसे काम करता है, ये जाके दवा चुरा लेता है और इसकी वाइफ की जान बच जाती है। ओके, तो ये कहानी जो थी ये क्रिएट की थी कोहलबर्ग ने। तो यहाँ पे कोहलबर्ग का क्वेश्चन क्या था, कोहलबर्ग का क्वेश्चन था कि अब बताओ कोहलबर्ग का क्वेश्चन ये था कि अब बताओ हिंज को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, क्या हिंज ने चोरी करके सही किया या गलत किया। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। आगे चलते हैं। तो ये वही कहानी है, मशहूर लघु कथा। यूरोप की एक महिला थी जो कि विशिष्ट प्रकार के कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टर के अनुसार मात्र एक दवा थी जिसे विक्रेता ने स्वयं तैयार की थी। विक्रेता लागत से 10 गुना दाम ज्यादा ले रहा था। ओके, तो ये दवा हो रही थी $2000 की। बीमार महिला का पति हिंज कर्ज से $1000 पाया। औषधि विक्रेता ने कहा आधी कीमत अभी और आधी बाद में ले लो, तो विक्रेता नहीं माना। हिंज ने औषधि विक्रेता के स्टोर का ताला तोड़कर चुरा ली। ओके, तो अब बताओ क्या हिंज ने सही किया, हिंज को ऐसा करना चाहिए था या नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से कोहलबर्ग ने किया है, सबसे किया है, हमसे, आपसे और सबसे किया है कि बताओ क्या हिंज ने सही किया। अब मोरालिटी की बात यहाँ पे हो रही है। ओके, मोरालिटी की बात हो रही है क्योंकि चोरी तो नैतिक कार्य में आती नहीं है। तो क्या बताओ हिंज ने सही किया या गलत, हिंज को ऐसा करना चाहिए था या नहीं।
सिर्फ और सिर्फ ये बताइए हिंज को ऐसा करना चाहिए था या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है, हिंज का व्यवहार नैतिक रूप से सही था या गलत, और अगर सही था तो क्यों सही था, और अगर गलत था तो क्यों गलत था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। ओके, तो यहाँ पे इस स्टोरी के बेस पे कोहलबर्ग ने 2 बातें बताई थी। आपने यहाँ पे ये स्टोरी देखी ना, तो इस स्टोरी के बेस पे कोहलबर्ग ने 2 बातें बताई। देखो, जैसे आप अभी मतलब इसका आंसर सही से सोच नहीं पा रहे हो कि भाई अगर ये दवा चुराया ठीक है, लेकिन भाई चोरी करना तो गलत बात है ना, और अगर दवा ना चुराता तो इसकी वाइफ मर जाती। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब आपके दिमाग में कुछ इधर उधर चल रहा है ना। तो इसी सबको देखते हुए हिंज ने 2 बातें बोली। क्या क्या, वो आगे देखते हैं। एक तो बोला मोरल डिलेमा। ओके, क्या मोरल डिलेमा? मोरल डिलेमा क्या है? सही गलत के बारे में फैसला लेने में कठिनाई आने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा कहते हैं। जैसे कि अभी आप नैतिक दुविधा में पड़े हो, है ना। यहाँ पे मतलब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूं, मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा किसे कहते हैं? फिलहाल तो अभी आप मोरल डिलेमा में ही हो। अगर हिंज वाली स्टोरी को आप सीरियस लिए हो, उसका आंसर करना चाहते हो तो ओके। और अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात की जाए मोरल डिलेमा की, नैतिक दुविधा की, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूं। देखो भाई, हम सारी चीज़ें आराम से पढ़ेंगे, हमें कहीं की जल्दी नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, हम भले टाइम लगाएंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे, एकदम सॉलिड पढ़ेंगे। ओके, हम तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूं नैतिक दुविधा का, एक एकदम जीवंत एग्जांपल। तो देखो, एक आदमी था, एक इंसान था, वो अपनी पत्नी और अपनी मम्मी के साथ रहता था। ओके, जब ये आदमी ऑफिस गया होता है, ओके, तो इन दोनों में हो जाती है थोड़ी सी बहस। ओके, जब ये आदमी वापस आता है, घर वापस आता है अपने, ओके, जब ये वापस आया तो भाई इसकी वाइफ और इसकी मम्मी दोनों अपनी अपनी बातें ऐसे बताती हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। तो यहाँ पे ये झगड़े लड़ाई वाली बात नहीं, यहाँ पे ये बात अब होती है इस इंसान के पास, इस आदमी के पास, कि अब ये अपनी वाइफ के साइड जाए या मम्मी के पक्ष में बोले। दोनों अपनी अपनी बात रखती हैं। अब ये सोच नहीं पाता, ये सोचता है कि अब किसकी साइड बोलूं। ये सोचता है कि भाई अगर मतलब वाइफ की साइड बोलता हूँ तो मम्मी को बुरा लग जाएगा कि भाई मम्मी की वजह से तो मैं हूँ। ओके, और अगर मम्मी की साइड बोलता है, अपनी मम्मी की साइड बोलता है, तो भाई पत्नी को बुरा लग जाना है। पत्नी उसकी मतलब अपनी पूरी दुनिया छोड़ के इस इंसान के लिए सिर्फ इसके घर आई है, और फिर ये सोचता है कि भाई मैंने भी तो इतने सारे वादे करके इसे मतलब अपने घर लेके आया हूँ। तो ये समझ नहीं पाता है कि भाई किसकी साइड बोला जाए। तो एक्चुअली ये किस कंडीशन में है? मोरल डिलेमा वाली कंडीशन में है, नैतिक दुविधा वाली कंडीशन में है। ओके, जैसे अभी आप नैतिक दुविधा वाली कंडीशन में हो कि हिंज ने सही किया या गलत किया। हिंज ने चोरी की, वो बात सही थी या गलत थी, और अगर सही थी तो क्यों सही थी, और अगर गलत थी तो क्यों गलत थी। तो ये बातें होती हैं। ओके, तो आप भी यहाँ पे ये बात बताओ कि इस इंसान को किसकी साइड जाना चाहिए, मदर की साइड या फिर वाइफ की साइड, किसकी साइड जाना चाहिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। ओके, तो ये है नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा वाली कंडीशन। ओके, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग की बात करते हैं। मोरल रीजनिंग में उम्मीद करती हूँ आप बातें समझ पा रहे होंगे। सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना क्या कहलाता है? नैतिक तर्कना कहलाता है। जैसे हिंज थे, हिंज ने चोरी को मतलब चुन लिया कि हाँ चलो ठीक है मैं चोरी कर लेता हूँ, मेरी वाइफ तो मतलब मेरे सामने रहेगी, मैं ओके। तो ये बात होती है नैतिक तर्कना। ओके, मोरल रीजनिंग, किसी एक को चुन लेना, फिर वो चाहे गलत हो चाहे सही हो। ओके, ये होता है नैतिक तर्कना। तो यहाँ पे जैसे ये इंसान है, किसी एक को चुन ले, जैसे ये सोच ले कि हाँ ठीक है मैं मम्मी की साइड बोलता हूँ। ओके, तो ये होता है नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 लेवल और 6 स्टेजेस दी थी। कितने लेवल भाई? 3 लेवल और 6 स्टेजेस दी थी। तो अब बात करते हैं कि ये 3 स्तर और 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट वन तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में 4 to 10 ईयर के बच्चे कंसीडर किए जाते हैं। ओके, 4 to 10 ईयर। तो इस अवस्था में क्या होता है? देखो हम बात किस पे कर रहे हैं भाई? मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये 4 से 10 साल के जो बच्चे होंगे
यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनमें नैतिक विकास कैसा होता है, मोरल डेवलपमेंट कैसी होती है। ओके, तो इस अवस्था में एज यू नो 4 से 10 साल के बच्चों को लिया जाता है। तो इन बच्चों में क्या क्या होता है भाई, नैतिकता कुछ नहीं होती है, नैतिकता शून्य होते हैं। इन्हें नहीं पता होता है कि गलत क्या है, सही क्या है। ओके, उन्हें सही गलत के बारे में नहीं पता होता है। नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ बातें हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ हमने बात की, इनकी जो नैतिक तर्कना होती है वो दूसरों के अकॉर्डिंग होती है। उन्हें नहीं पता होता है कि किससे कैसे बात करनी है, सही क्या है, गलत क्या है। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ, बड़े हैं जो दूसरों के अकॉर्डिंग उनकी नैतिक तर्कना होती है। तो मतलब जो अगर कोई जैसे मम्मी ने बता दिया कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है तो वो गलत मान लेगा, मम्मी ने बता दिया ये सही है तो सही मान लेगा, टीचर ने बता दिया ये गलत है तो गलत है, टीचर ने बता दिया ये सही है तो सही है। ऐसे दूसरों के मानकों के अनुसार इनकी नैतिक तर्कना होती है। बातें क्लियर होती हैं आपकी। और यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया, तो ये 2 भाग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, ओके, यहाँ पे प्री कन्वेंशनल स्टेज नहीं, ओके, प्री कन्वेंशनल स्टेज नहीं। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था। ओके, यहाँ पे बच्चे दूसरों के बनाए के नियमों के लाभ की बात नहीं समझते हैं कि हाँ अगर मम्मी ने ये नियम बनाए हैं मेरे लिए कि हाँ सुबह जल्दी उठ जाओ, तो उन नियमों के लाभ की बात नहीं जान पाते हैं बच्चे। ओके, बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन के पर आधारित होती है। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि बच्चों की नैतिकता, नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। मम्मी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, टीचर ने नियम बनाया कि हाँ भाई 9 बजे स्कूल आ जाओ तो आ जाओ। ओके, तो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हाँ ये मेरी भलाई के लिए है, मैं पंक्चुअल बनूंगा, मैं टाइम का मतलब एकदम से ऐसे पाबंद हो जाऊंगा, मुझे जिस टाइम पे मैंने कमिट कर लिया कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है तो मुझे करना है, धीरे धीरे मुझ में ये आदत आ जाएगी। बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं। बच्चों को ये लगता है कि हाँ यार अगर मैं 9 बजे के बाद पहुंचा तो टीचर सजा देंगी। ओके, या फिर आज्ञाकारी स्टूडेंट बनना है तो भाई 9 बजे के पहले स्कूल में पहुंच जाना है, ये बातें हैं। ओके, और जैसे कि टीचर ने रूल बनाया कि भाई तुमको एग्जाम में फेल नहीं होना है, तो बच्चे ये बात नहीं समझेंगे कि ये मेरी भलाई के लिए है। बच्चे सिर्फ इस बात को देखेंगे कि हाँ अगर मैं फेल हो गया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मैं फिर से उसी क्लास में पढ़ूंगा। और अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं, आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, तो वो इसलिए फर्स्ट आते हैं कि हाँ भाई टीचर वाह वाही करेंगे, ये सारी बातें होती है। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये मेरी भलाई के लिए है। अगर मुझे फेल होने की आदत लग गई तो मैं फेल होता जाऊंगा, इसी तरह जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तो ये सारी बातें होती हैं। व्यक्तिवाद, कारणवाद एवं विनिमय, इस अवस्था में बालक उस कार्य को नैतिक कार्य मानते हैं जिसके द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे व्यवहार उनके साथ कोई करेगा वैसे व्यवहार वो भी उनके साथ करेंगे। आपने देखा होगा कि जैसे 3rd 4th क्लास के, 2nd क्लास के बच्चे होते हैं, ये यहाँ पे बात क्या बोले, जैसा व्यवहार उनके साथ कोई करेगा वैसा वो भी करेंगे। आपने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उस बच्चे को कोई मारा तो वो भी पीट देगा। ओके, कोई उस दूसरे बच्चे का कपड़ा फाड़ा तो वो भी फाड़ देगा, है ना। मतलब वही है ना कि जैसा व्यवहार उस बच्चे के साथ कोई करेगा वैसा वो भी अगले के साथ करेगा। तो ये बात होती है। तो इसी वजह से इस एज में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, बाल्यकाल लगभग चल रहा है, बाल्यावस्था चल रही है। तो आपने देखा है बाल्यावस्था को ट्रबलसम एज भी कहा गया है, लड़ाई झगड़े वाली अवस्था भी कहा गया है। बातें क्लियर होती हैं। तो आगे चलते हैं, उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हुई होंगी। परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज, तो इसमें 10 से 13 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इसको भी 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतरवैयक्तिक संबंध। तो इसमें क्या होता है, बालक जो है उच्च नैतिक कार्य करना पसंद करता है जिससे दूसरे उचित मानते हैं। क्या, जिसे दूसरे उचित मानते हैं। देखो इस टाइम पे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो मतलब खुद की पसंद क्या है, नापसंद है, उस पे ज्यादा मतलब वर्क नहीं करते हैं। औरों को क्या पसंद है उसको ज्यादा देखते हैं। ओके, बातें समझ रहे हैं आप। दूसरों की नज़र से जो अच्छा है उसके बारे में सोचते हैं, दूसरों की नज़र से जो अच्छा है उस हिसाब से काम करते हैं। ओके, जैसे कि क्लास में फर्स्ट आना, वो मतलब ये होता है कि हाँ भाई मम्मी खुश हो जाएंगी, पापा खुश हो जाएंगे, टीचर खुश हो जाएगी, क्लास में वाहवाही होगी और सब लोग एकदम ऐसे नज़र से देखेंगे कि अरे भाई क्लास का टॉपर बच्चा। तो
वो मतलब उसको फर्स्ट क्यों आना है, उसको फर्स्ट क्यों आना है, उसे अपना कुछ नहीं पता है कि मुझे क्यों फर्स्ट आना है, मेरी मतलब ये ऐसा होगा कि मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, मुझे ऐसे हर रेस में फर्स्ट आने की आदत लग जाएगी, मैं फर्स्ट आना ही पसंद करूँगा। तो ये सब नहीं सोचता है वो ये सोचता है कि हाँ भाई ऐसे स्टेज पे बुलाया जाएगा, सब ऐसे क्लैपिंग करेंगे मेरे लिए, मुझे गिफ्ट दिया जाएगा, मेरी क्लास टीचर मेरी पीठ थपथपाएगी, घर जाके मम्मी मम्मी एकदम खुश हो जाएगी, पापा आएंगे पापा भी खुश हो जाएंगे। तो वही बात हो रही है ना कि यहाँ पे बच्चा दूसरों के अकॉर्डिंग काम करता है, बच्चा यहाँ पे औरों को खुश करने में लगा रहता है। उसे ये, जैसा कि मैंने फर्स्ट आने की बात की, उसे मतलब इस बात से कोई मतलब नहीं कि हाँ मेरी ऐसे मेहनत करने की आदत बन जाएगी, मैं ऐसे फर्स्ट आना सीखूंगा हर एग्जाम में, लाइफ के हर एग्जाम में। वो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि और मतलब बाकी के लोग खुश होंगे, ये बात है। ओके, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, इस अवस्था में बच्चे के अनुसार नैतिक व्यक्ति वह होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। ओके, जैसे कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, ओके, रोड साइड कूड़ा ना करना, ओके, ये सारी बातें सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। भाई जैसे रोड पे है, बहुत लोग एकदम मतलब और लोगों को नहीं देखते हैं, एकदम ऐसे स्पीड से गाड़ी निकालते हैं, मतलब एकदम रोड को एकदम बाप का माल समझ के ऐसे चलते हैं। ओके, तो और जो पब्लिक प्रॉपर्टी उन्हें प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसे मतलब सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोड साइड कूड़ा ना करना, कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंकना कन्वेंशनल स्टेज में। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें भी आपको समझ आई होंगी। आगे चलते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पश्च परंपरागत स्तर। तो यहाँ पे जो है इस स्तर में बालक बाह्य कारकों से प्रेरित ना होकर आंतरिक कारकों से ज़्यादा प्रेरित होता है। बातें आप समझ रहे हैं, बाह्य कारक से ना प्रेरित होकर आंतरिक कारक से ज़्यादा प्रेरित होता है। जैसे आपने देखा है कि मतलब किसी को कोई कहता रहे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो मतलब उसको अंदर से पता है कि हाँ भाई इसमें मैं अच्छा कर ले जाऊंगा या अच्छा कर ले जाऊंगी। ओके, जैसे कि आपने वो वाली मूवी देखी थी दंगल, तो दंगल में आपने देखा था ना कि आमिर खान को मतलब कितने लोग ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे थे कि यार ये मतलब क्या कर रहा है, लड़कियों को अपनी कुश्ती लड़वा रहा है। तो ये जो लोग थे ना, ये सब बाह्य कारक थे, ये सब क्या थे, बाह्य कारक थे। तो यहाँ पे ये बाह्य कारकों से मतलब प्रेरित नहीं होता, वो लोग जो बातें बोलते हैं सबको इग्नोर कर देता है। वो खुद से मोटिवेटेड था, उसको पता था कि मतलब मैं अपनी लड़कियों को ऐसे ट्रेन करूंगा, सब एकदम आगे निकलेंगी। तो वो उसका जो आंतरिक कारक था वो अपने आंतरिक कारक से प्रेरित था। ओके, बातें क्लियर होती हैं। तो बाह्य कारक क्या हो गए, बाकी के लोग हो गए जो उसे मतलब डिमोटिवेट कर रहे थे, हैरेसमेंट कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, लेकिन वो खुद से मोटिवेटेड था, वो खुद से था ना, तो वो उसका आंतरिक कारक है। बातें क्लियर होती हैं आपकी। ओके, तो फिर वो मतलब मोटिवेटेड था तो वो प्रूव भी कर देता है कि हाँ मैं सही था। तो यहाँ पे भी दो भागों में इसको बांटा गया है, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। ओके, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत आधार। अगर किसी नियम से किसी को नुकसान होता है तो भाई ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए, सही बात है। देखो जैसे अगर ट्रैफिक रूल ही है तो भाई आपने पीछे क्या देखा था कि भाई सामाजिक व्यवस्था मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, तो उसमें आपने देखा था कि भाई मतलब उस टाइम इंसान को ये लगता है कि हाँ सामाजिक नियम को बनाए रहो, ऐसे टाइप के बच्चों को ट्रैफिक रूल वगैरह एकदम ऐसे रूल से चलो। तो लेकिन देखो अगर कोई रूल बनाया जा रहा है, कोई भी रूल हो, तो वो ऑब्वियसली इंसान की भलाई के लिए ही बनाया जाएगा। लेकिन अगर किसी रूल से किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी की जान पे बनाते, तो भाई ऐसे नियम को तोड़ दो, किसी को कुछ नुकसान हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे ट्रैफिक रूल की बात कही गई है, तो अगर यार ट्रैफिक रूल तोड़ के किसी की जान बचाई जा रही है या फिर किसी का और कुछ भला हो रहा है, तो ऑब्वियसली रूल को तोड़ देना चाहिए, ट्रैफिक रूल को तोड़ दो। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार वाले में। ओके, ये बातें किसने बोली, कोहलबर्ग ने बोली। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था ना हिंज वाले केस में, ऑब्वियसली बच्चे का तर्क यही होगा कि ये जो हिंज था उसने ऑब्वियसली सही किया क्योंकि उसकी वाइफ की जान बच गई। और बच्चे भी यही तर्क करेंगे कि भाई चोरी ठीक है, चोरी गलत बात है, लेकिन वहां पे उसकी वाइफ की जान जा रही थी और उस दुकान का विक्रेता था, उसने दवा इसीलिए बनाई थी कि किसी की जान बचाई जा सके, लेकिन बस बशर्ते उसके मन में लालच आ गया था।
तो हिंद ने चोरी करके सही ही किया, क्योंकि कोई भी नियम बनाया जाता है तो वो व्यक्ति की भलाई के लिए ही बनाया जाता है। और अगर कोई नियम फॉलो करने से किसी की जान पे बना रही है या फिर कोई नियम तोड़ने से किसी की जान बच रही है तो वो नियम तोड़ दो। ओके, एंड यहाँ पे बात करते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की। यहाँ पे इस टॉपिक में मतलब इस पॉइंट पे लोग बहुत कम पहुँच पाते हैं। यूनिवर्सल एथिकल, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। बात समझ पा रहे हैं आप? इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि आपने देखा था हमारे चंद्रशेखर साहब हो गए, भगत सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैं आपको बताऊं, ये नैतिक विकास का ना एकदम अंतिम चरण है। नैतिक विकास का एकदम अंतिम चरण है। यहाँ पे आके इंसान कुछ नहीं तो 50% गॉड हो जाता है, जो कि मतलब दूसरों के लिए सोचे यार। मतलब कौन है आज के ज़माने में ऐसा दूसरे के फायदे की बात की जाए और ऐसे कि दूसरे के फायदे के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, तो जैसे कि आपने देखा था कि हमारे चंद्रशेखर साहब थे, भगत सिंह थे, सुखदेव, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, ये सब लोग मतलब कि देखिए हमारे लिए काम करके गए भाई, अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए काम करके गए, बाकी के लोगों के लिए काम करके गए कि भाई ठीक है हम मतलब रहें ना रहें लेकिन हमारा देश आज़ाद रहेगा। ये सब लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने लिए नहीं, अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए ना जाने कितनी मतलब लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किए, क्रांति लाए, संविधान लिखे, गोलियाँ खाई। इन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग गुलाम नहीं हैं, मतलब हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हमारे पास अपना संविधान है। ओके, तो ये सारी बातें मतलब इस पॉइंट में आती हैं, इस स्टेज में आती हैं। इस स्टेज तक, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, इस स्टेज तक रेयर केस में लोग पहुंच पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सारी बातें होती हैं ख़त्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 लेवल दिए थे कोहलबर्ग ने एंड 6 स्टेजेस दी थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। देख लेते हैं एक बार फिर से, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपने प्री कन्वेंशनल में देखा था, पूर्व परंपरागत में दंड एवं आज्ञा पालन वाली बात हुई थी, जिसमें बच्चा कोई भी काम करता है तो वो पनिशमेंट के डर से या फिर आज्ञा पालन की वजह से करता है। ओके, व्यक्तिवाद, कारणवाद एवं विनिमय, इसमें आपने देखा था कि बच्चे के साथ जैसा व्यवहार कोई करता है वैसा वो भी कर देता है, कोई उसको मार रहा है तो वो भी मार देता है। दंड एवं आज्ञा पालन में आपने देखा था कि अगर गेस्ट आए हैं, बच्चा नमस्ते कर रहा है उनसे, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को पता है कि अगर मैंने नमस्ते नहीं किया गेस्ट से तो इनके जाने के बाद ही मेरी कुटाई हो जाएगी। तो यहाँ पे दंड एवं आज्ञा पालन में ये बातें हुई हैं। और व्यक्तिवाद, कारणवाद एवं विनिमयवाद में एज यू नो, यहाँ पे बच्चे के साथ जैसा कोई व्यवहार करता है वैसा वो भी करता है। ये अवस्था है 4 से 10 साल की। आगे चलते हैं हम। परंपरागत स्तर में अंतर्वैयक्तिक संबंध, यहाँ पे आपने देखा था बच्चा मतलब जो दूसरे लोग पसंद करते हैं वैसा काम करने का प्रयास करता है। यहाँ पे 10 से 13 साल की अवस्था है। ओके, एंड सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले में आपने देखा था कि बच्चा ये सोचता है कि हाँ भाई ट्रैफिक रूल बना रहे, कूड़ा करकट इधर उधर ना किया जाए बेवजह, मतलब एकदम बाई रूल रहता है, एकदम अच्छे तरीके से भाई वो रहता है कि अगर कूड़ा इधर उधर ना फेंका जाए, सीधे डस्टबिन में ही डाला जाए। ओके, चोरी ना की जाए, ट्रैफिक रूल ना तोड़ा जाए, रोड पे सही से चला जाए। ओके, बाइक वाइक ठीक से चलाई जाए, ये सारी बातें। ओके, हाँ 13 साल के बच्चे आजकल बाइक सीख लेते हैं। ओके, पश्च परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल। ओके, तो इसमें आपने देखा था कि ठीक है भाई, अगर कोई रूल बनाया जा रहा है तो वो इंसान की भलाई के लिए होना चाहिए। अगर इंसान के लिए उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी जान पे अगर कहीं बना आती है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। एंड सार्वभौमिक नियम में एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है भाई अपने चंद्रशेखर वगैरह, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद। तो इनके जैसे तो बहुत रेयर केस में लोग बन पाते हैं। ओके, तो ये सार्वभौमिक नियम, ये नैतिक विकास की एकदम अंतिम अवस्था है। इसके आगे अगर कोई गया तो फिर तो वो गॉड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात और कोहलबर्ग की देख लीजिए। कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति इन चरणों का पालन करके ही नैतिक रूप से विकसित हो सकता है। पीछे आपने चरण देखे कौन कौन से थे। बालक यदि द्वितीय चरण से प्रारंभ करे या फिर कोई एक चरण छोड़कर दूसरे चरण में पहुंच जाए तो उसका नैतिक विकास संभव नहीं है। बातें आप समझ रहे हैं? इनका कहने का मतलब है कि भाई आपको फर्स्ट स्टेप पे आना भी जरूरी है। ओके,
तब सेकंड स्टेप पे आइए, या फिर जैसे कि आप बीच फर्स्ट स्टेप क्लियर किए, बीच में सेकंड स्टेप छोड़ दिए, थर्ड स्टेप पे आ गए, तब भी नैतिक विकास अच्छे से संभव नहीं है। ये बातें बोली थी कोहलबर्ग ने। तो यार उम्मीद करती हूँ सारी बातें आपको समझ आई होंगी, और वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।